नमस्कार दोस्तों। भारतीय कृषि और किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार 3 कृषि सुधार बिल लेकर के आई है, जिसके जरिए भारत सरकार का मानना है कि इससे न केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ लाई जा सकती है, बल्कि वो किसान जिसकी आर्थिक स्थिति हमेशा खराब रहती है, कर्ज में डूबा रहता है, खेती छोड़ करके शहरों में जाकर मजदूरी करने लगता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं जुटा सकता और यहाँ तक कि आर्थिक तंगी में आकर वो आत्महत्या कर लेता है, उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाया जा सकता है। लेकिन इसके उलट किसानों का मानना है कि ये बिल किसान विरोधी है, उनकी बची खुची इनकम भी इससे खत्म हो जाएगी और यहाँ तक कि उनकी खेती को भी हड़प करके सरकार बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को दे देगी। लेकिन ये किसानों का केवल भ्रम है या उनकी बात में दम है, ये हम अपने वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये बात तो सही है कि इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में भी दिल्ली में बैठकर हजारों किसान सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों भारत सरकार और किसानों के बीच में 5 दौर की वार्ता हो चुकी है और उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान अब भी उसी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि अगर किसानों को इस बिल से लेकर कोई इश्यू है तो वो उसको एड्रेस करेगी और अगर जरूरी हुआ तो इन बिल में वो परिवर्तन भी करेगी। लेकिन किसानों का कहना है कि ये तीनों बिल रद्द करने के अलावा उनको और कोई भी चीज मंजूर नहीं है। किसानों की और सरकार की इस रस्साकसी के बीच में कुछ अधकचरा ज्ञान वाले भी आ गए हैं, जिनको पता कुछ नहीं है, बस अपनी तलवार लेकर के जंग में कूद पड़े हैं। कुछ एजेंडेबाज राजनीतिज्ञ भी इसमें शामिल हो गए हैं, जिनको किसानों की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, बस वो अपनी राजनीति चमकाने वहां पहुंच गए हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो इस आंदोलन को अन्ना हजारे पार्ट 2 बनाना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने आप को राजनेता बना पाए। लेकिन दोस्तों, पूरे आंदोलन में 2 बड़ी चौंकाने वाली बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये पूरा का पूरा आंदोलन पंजाब के किसान चला रहे हैं और थोड़ा बहुत उनको हरियाणा के किसानों का भी समर्थन मिला हुआ है, लेकिन भारत के अन्य राज्यों के किसानों को इसमें कोई खास रुचि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल या तो केवल पंजाब के किसानों को समझ में आया है और भारत के अन्य राज्यों के किसानों की समझ में नहीं आया है, या फिर पंजाब के किसानों की समझ में नहीं आया है और पूरे भारत के किसानों की समझ में आ गया है। और दूसरी चौंकाने वाली बात भारत सरकार की तरफ से, अगर सरकार को यह लगता है कि इस बिल में कुछ खामियां हैं और उसमें सुधार की जरूरत है किसानों से बात करने के बाद, तो भारत सरकार जिन 40 किसानों से बात कर रही है वो सारे के सारे किसान केवल पंजाब के क्यों हैं? होना तो ये चाहिए था कि भारत सरकार को देश भर के सारे राज्यों के किसान नेताओं को बुलाना चाहिए था, उनसे वार्ता करनी चाहिए थी और फिर कोई समाधान निकालना चाहिए था। चलिए, जो भी है, लेकिन हम लोग तथ्यों के आधार पर ये देखते हैं कि पंजाब के किसान जो बात कह रहे हैं कि ये बिल पूरी तरीके से किसान विरोधी है, वो बात सही है, या फिर जो भारत सरकार कहना चाह रही है कि ये बिल किसानों के भले के लिए लाया गया है, वो बात सही है। इसमें मैं विपक्ष की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो थाली के बैगन की तरह घूमता फिर रहा है, उसको जाना है कि उस तरफ जाना है। कभी कहते हैं कि बिल सही है, कभी कहते हैं कि बिल खराब है, तो उनको हम एक किनारे कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये तीनों बिल हैं कौन कौन से। तो पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इस बिल को अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस बिल के माध्यम से भारत सरकार ने किसानों को ये आजादी दे दी है कि वो अपनी फसल को चाहे तो सरकारी मंडी में ले जाकर के बेचे, या फिर अगर उनको अच्छा पैसा मिल रहा है तो वो मोहल्ले के बनिए को, व्यापारी को या बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को भी ले जाकर के बेच सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसान के ऊपर अब ये बंधन बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपनी फसल को ले जाकर केवल सरकारी मंडी में ही बेचे। उसको जहां भी पैसा मिले, जहां उसकी इच्छा करे, पूरे भारत में वो अपनी फसल को बिना किसी टैक्स के, बिना किसी जुर्माने के बेच सकता है। दूसरा है किसान अनुबंध बिल 2020। इसी बिल को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जा रहा है। इसको अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसान अपनी मर्जी से अगर चाहे तो दूसरे किसानों के साथ या किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, उसकी फसल उगा सकता है या फिर अपनी जमीन को कुछ दिन के लिए लीज पर दे सकता है। और तीसरा बिल है इसेंशियल कमोडिटी बिल 2020। इस बिल के माध्यम से भारत सरकार ने व्यापारियों को फसलों के भंडारण की खुली छूट दे दी है। केवल विशेष परिस्थितियों, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, युद्ध हो जाए या सूखा जैसी स्थिति आ जाए, तो ही उनको भंडारण की छूट नहीं होगी, अन्यथा वो अपने यहाँ फसलों का अनलिमिटेड क्वांटिटी में स्टोरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही वो तीनों बिल हैं जिनको लेकर के भारत सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि ये तीनों बिल गेम चेंजर हैं। लेकिन
जो किसान नेता हैं उनको इन बिलों में बहुत गंभीर समस्याएं हैं, तो जरा उनकी भी इन समस्याओं पर हम लोग गौर करते हैं। तो पहले बिल में किसानों को प्रॉब्लम यह है कि इस बिल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि फसलों के एमएसपी का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसानों को अब एमएसपी की कोई गारंटी नहीं मिलेगी और साथ में सरकार ने प्राइवेट मंडियों को भी किसानों का अनाज खरीदने की छूट दे दी है। तो प्राइवेट कंपनियां जब आएंगी तो वो किसान का औने पौने दाम में माल खरीदेंगी, जिससे किसान का शोषण होगा और उसको अपनी फसल का सही पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये बिल पढ़ेंगे तो आपको किसानों का ये डर पूरी तरीके से निराधार नजर आएगा। पूरे बिल में भारत सरकार ने ये कहीं नहीं कहा कि एमएसपी नहीं मिलेगी या सरकारी मंडियां बंद कर दी जाएंगी, बल्कि मामला इसके बिल्कुल उल्टा है। किसान अगर चाहे तो एमएसपी पे सरकारी मंडियों में जाकर के अपनी फसल बेचे, साथ में उसको प्राइवेट मंडी में या व्यापारी के पास जाकर अपनी फसल बेचने का भी ऑप्शन खुला है। अगर उसको वहां पर ज्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है तो वो सरकारी मंडी ना जाकर प्राइवेट मंडी जाकर के अपनी फसल बेच सकता है, और अगर चाहे तो पहले की तरह सरकारी मंडियां चली रही हैं, वहां जाकर वो एमएसपी पे अपना फसल बेच दे। दोस्तों, यहां मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि वर्तमान मंडी प्रणाली में व्यापक भ्रष्टाचार की वजह से भारत सरकार की रिपोर्ट 6% किसान ऐसे हैं जिनको कि एमएसपी का फायदा मिलता है। बाकी के 94% किसानों को एमएसपी का कोई फायदा नहीं मिलता, और ज्यादातर ये 94% में छोटे और मझोले किसान ही आते हैं। ये छोटे और मझोले किसानों को कभी भी एमएसपी का फायदा नहीं मिलता और मजबूरी में आकर उनको मंडी के बाहर अपनी फसल बेचनी पड़ती है और औने पौने दाम में बेचनी पड़ती है। कई केसेस में तो उनको एमएसपी के 50% मतलब आधे रेट में ही अपनी फसल को बेचना पड़ जाता है। तो आप देखेंगे कि इस एमएसपी का फायदा सिर्फ 6% बड़े किसानों को होता है, छोटे किसानों को नहीं होता। और वैसे भी जितनी फसलें हैं उनमें से केवल 20% फसलें ही ऐसी हैं जो कि एमएसपी के दायरे में आती हैं। बाकी की 80% फसलें तो वैसे भी एमएसपी के दायरे में नहीं आती। और प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे गांवों में जाकर के, तो जो छोटा किसान है, मझोला किसान है, वो सबसे ज्यादा पैसा उन फसलों से कमाता है जो कि एमएसपी में है ही नहीं, जैसे कि फल हुए, सब्जियां हुई और दूध हुआ। तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि एमएसपी का फायदा सिर्फ बड़े और प्रभावशाली किसानों को मिलता है, जबकि छोटे और मझोले किसान को कभी भी एमएसपी का फायदा नहीं मिल पाता है। दूसरी बात, किसान नेताओं का कहना यह है कि अगर सरकार की नीयत इतनी साफ है, वो चाहती है कि किसान को अच्छा पैसा मिले, तो वो ये एमएसपी को कानून में क्यों नहीं लिख देती। दोस्तों, वैसे तो सरकार और किसानों के बीच में जो 5 राउंड की वार्ता हुई है, उससे यही संकेत सामने आए हैं कि भारत सरकार अब रिटर्न में ये देने के लिए तैयार है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी किसान को मिलती रहेगी और ये खत्म नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी सदन में खड़े होकर के कई बार बोला है कि ये एमएसपी वाली पॉलिसी चलती रहेगी। आपको एक और जरूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि एमएसपी लॉ में कभी भी नहीं था। 1967 में जब से एमएसपी चालू हुई है, ये एक नीति रही है, ये कभी भी कानून का हिस्सा नहीं रही। तो एमएसपी को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों का डर उचित नहीं लगता है, लेकिन साथ में भारत सरकार तैयार भी हो गई है कि अगर किसान चाहते हैं तो वो एमएसपी को लिखित में गारंटी देने के लिए तैयार है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम प्रदर्शन करने वाले किसानों की है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के। उनका कहना है कि ये जो पूरा बिल बनाया गया है, इसके सारे क्लॉज ऐसे बनाए गए हैं कि वो कॉर्पोरेट हाउसेस को फेवर करते हैं और धीरे धीरे करके एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि ये बड़े बड़े व्यापारिक घराने किसान की जमीन को हड़प लेंगे और किसान बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर आप बिल को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किसानों की ये ऑब्जेक्शन पूरी तरीके से निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है। इस बिल में क्लियरली लिखा हुआ है कि किसान की जमीन के स्वामित्व को लेकर किसान और कंपनी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में किसान की जमीन सिर्फ और सिर्फ किसान की रहेगी, उसको कोई नहीं ले सकता। साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, ये तो किसान की मर्जी के ऊपर है। अगर उसको फायदा समझ में आएगा किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं तो वो खुद खेती करता रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, 2 और बड़ी अच्छी चीजें इस बिल में हैं जो कि किसान के फेवर में है। पहला तो ये कि अगर किसान किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है और बीच कॉन्ट्रैक्ट में उसको लगता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में और आगे नहीं जाना चाहता, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकता है बिना कोई हर्जाना दिए हुए। जबकि ये सुविधा कंपनी को नहीं दी गई है। कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगी तो उसको
किसान को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि अगर किसी किसान ने मान लीजिए किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो आलू उगाएगा और कंपनी उसको 10 रुपए पर किलोग्राम के दर से आलू का रेट देगी, लेकिन जब फसल तैयार हुई किसान को पता चला कि अरे मार्केट में तो 20 रुपए किलो बिक रहा है, तो किसान के पास ये पूरी छूट है कि वो अपनी फसल ले जाकर के वहां पर बेचे जहां उसको 20 रुपए का रेट मिल रहा है। उसकी कोई बाध्यता नहीं है कि वो कंपनी को ही बेचेगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे ज्यादा फायदा इन छोटे और मझोले किसानों को होगा और उससे भी ज्यादा फायदा एग्रीकल्चर सेक्टर को होगा, क्योंकि जब ये बड़ी कंपनियां एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगी, आकर के काम करेंगी, तो वो अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी लेकर के आएंगी। दोस्तों अपने भारत में 86% किसान ऐसे हैं जो कि छोटे या मझोले किसान हैं और उनके पास ज्यादा से ज्यादा 1 एकड़ 2 एकड़ या 3 एकड़ जमीन ही उनके पास है, जिसकी वजह से उनके पास उतना पैसा भी नहीं होता, उतनी नॉलेज भी नहीं होती कि वो नई नई टेक्नोलॉजीज ला करके एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाएं। तो आप समझ सकते हैं कि 80% खेती ऐसी है जिसमें नई टेक्नोलॉजी आने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। इसी वजह से आप विकसित देशों में और दूसरे देशों में देखेंगे तो वहां पर हेक्टेयर उपज जो है वो भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा है और इसकी वजह यही है कि अपने यहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं हो पाता। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो उससे न केवल छोटे और मझोले किसान का फायदा होगा बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर का भी बहुत बड़ा फायदा होगा। किसानों का तीसरा जो सबसे बड़ा इश्यू है वो ये है कि इसेंशियल कमोडिटी बिल की वजह से व्यापारियों को जो ये भंडारण करने की छूट दी गई है उसकी वजह से कालाबाजारी बढ़ेगी और उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ जाएगी। दोस्तों किसानों का ये मुद्दा तो कुछ ठीक लगता है, क्योंकि व्यापारियों को अगर ये छूट मिल जाएगी कि वो अपने यहाँ फसल का किसी भी मात्रा में भंडारण कर सके तो जाहिर सी बात है कि कालाबाजारी भी बढ़ सकती है और महंगाई भी बढ़ सकती है। लेकिन साथ में इसमें सरकार ने एक चालाकी दिखाई है। उन्होंने इसमें क्लॉज डाल दिया है कि जब तक किसी फसल का मार्केट रेट पिछले साल के मुकाबले 50% तक नहीं बढ़ेगा तब तक तो भंडारण किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही फसल का रेट 50% से ज्यादा बढ़ गया तो फिर भंडारण नहीं किया जा सकता और सरकार व्यापारियों को बोल सकती है कि अब उनको अपना भंडारण खाली करना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी व्यापारी ने आलू सारे खरीद लिए और अपने यहाँ स्टोरेज करके रख लिया, लेकिन पिछले साल अगर आलू का रेट 10 रुपए प्रति किलो था तो जैसे ही मार्केट में 15 रुपए प्रति किलो का रेट पहुंचेगा वो व्यापारी को अपना पूरा स्टोरेज खाली करना पड़ेगा और सरकार उसके ऊपर जो चाहे वो नियम लगा सकती है। तो दोस्तों आप ये तीनों बिल समझ गए होंगे, इनके क्या घाटा है क्या फायदा है इसका भी आप अनुमान लगा चुके होंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बिल छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत अच्छे नजर आते हैं और सबसे अच्छी बात कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये बिल बहुत ही गेम चेंजर की तरह समझ में आते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी के बारे में बहुत गहन चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एमएसपी से आखिर फायदा किसका है, बड़े किसानों का फायदा है, छोटे किसानों का फायदा है या खेती का फायदा है या फिर सबका ही घाटा है। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में।